नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह दोनों गए काम से। बीजेपी सरकार की हुई छुट्टी। 18 + 12 + 3 = 33 सांसद होंगे गायब। अब मोहन भागवत के बयान के बाद जो मोदी सरकार की मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, मोदी सरकार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार आए हुए हैं दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद जो एक राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल सी परिस्थिति मची हुई है, और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने अपने कड़े रुख अपनाए हैं, और चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर अब कहा जा रहा है कि वह मोदी सरकार से छुटकारा चाहते हैं। किसी भी कीमत पर, शब्दों पर गौर कीजिए। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए दिक्कत की बात तो है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली मोहन भागवत का बयान मोदी के लिए मुश्किलें डाल रहा है। आरएसएस के उन प्रचारकों को एक संदेश मोहन भागवत के बयान से मिल रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ले और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई टिप्पणी न करे और बयानों से बचे और भाजपा के साथ न दिखे और न तो साथ उनके लिए कोई काम करे, यानी कि पूरी तरह से भाजपा से दूरी। आरएसएस के इस फैसले के बाद एनडीए गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं बचता, और बचता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की तानाशाही। यानी कि नरेंद्र मोदी का साथ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता साथ छोड़ रहे हैं। इससे यह साफ नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू और भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किधर? कांग्रेस की तरफ, और भी तेजी से। यानी कि चंद्रबाबू नायडू अब वेटिंग के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार जब से आए हैं दिल्ली बीती रात, तब से दिल्ली के अंदर एक नई राजनीति निकल पड़ी है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के तरफ से जो चंद्रबाबू नायडू अहम घटक दल है, चंद्रबाबू नायडू नवीन पटनायक और एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसी गलियारों में चर्चा शुरू हुई है। जब गलियारों में चर्चा है कि नवीन पटनायक और एकनाथ शिंदे से चंद्रबाबू नायडू बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में सोनिया गांधी लगी हुई है और सोनिया गांधी भी बातचीत कर रही हैं, इसका मतलब यह साफ है कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर, यानी कांग्रेस के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन को एकजुट और बहुमत के आंकड़े को जुटाने में लग गए हैं। इस बात की भनक मोदी सरकार को लग चुकी है। अब ऐसे में बैठकों का दौर भी शुरू है और नीतीश कुमार बहुत अहम कड़ी हो जाते हैं। ऐसे में नीतीश का जो एग्जिट प्लान भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी, उस प्लान को पोस्टपोन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन समीकरणों को जरा समझिए कि मोदी शाह दोनों गए काम से जो कहा जा रहा है, या बीजेपी सरकार की छुट्टी हो जाएगी या 33 सांसद गायब हो जाएंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उसी कोशिश में सोनिया गांधी लगी है। लेकिन जब दो जरूरतमंद एक हो जाते हैं तो कोशिश कामयाब हो जाती है, या फिर एक पीछे एक कदम ले ले और दूसरा एक कदम आगे ले ले, सहमति हो तो एक हो जाते हैं। इस वक्त चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस के साथ यही समीकरण बन रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की जरूरत भी पूरी हो जाए और इंडिया गठबंधन और इस देश को मोदी सरकार से छुटकारा भी मिल जाए। इन दोनों के लिए एक संतुलन बनाना, विपक्ष को और जो एनडीए गठबंधन से आने वाली पार्टियां इंडिया गठबंधन में, दोनों में हो जाए तो ऐसे में समीकरण को समझिएगा जिस पर काम कर रही है सोनिया गांधी।
और चंद्रबाबू नायडू जिस राह पर निकल पड़े हैं। पहली चीज कि इस वक्त एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं और एक सांसद अजीत पवार के, दोनों घर वापसी की राह तलाश रहे हैं और दोनों उस राह पर निकल पड़े हैं। दोनों का बयान कि बीएमसी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। इन लोगों ने कहा था वह घर वापसी तलाश रहे हैं, यानी कि 8 और 4 सांसद नवीन पटनायक के, बीजू जनता दल, जो ना तो इस वक्त इंडिया की सहयोगी दल है और ना एनडीए की है, न्यूट्रल है, वह कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तैयारी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में उनका वजूद समाप्त कर दिया, साथ रह करके विश्वासघात किया उन्हें सत्ता से दूर करने के लिए। तो वह दूध के जले हैं, तो अब दूध के जले हैं तो माठा फूंक के पीना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वह वजूद भी न खत्म कर दे, क्योंकि केंद्र में भी और राज्य में भी वो है, और आने वाले वक्त में राज्य में विधानसभा चुनाव होगा तो उन्हें अपना जनाधार बनाना है तो व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, और व्यवस्था को बदलना है तो नवीन पटनायक को इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा। तो वह उनसे भी बातचीत, यानी कि 8 और 4 12 सांसद, 18 सांसद यह चंद्रबाबू नायडू के पास है, और 2 जयंत चौधरी के और 1 अनुप्रिया पटेल, यह 3 सांसद होते हैं, यानी कि 33 की संख्या। अब महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन के पास इस वक्त 243 है। 243 में 33 अगर जोड़ जाते हैं तो 273 और 3 76, 276 बहुमत का आंकड़ा 272 का है लोकसभा के अंदर, लेकिन होते कितने हैं? 76, यानी कि 4 ज्यादा होते हैं सांसद। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे मोदी सरकार कभी भी खेल पलट सकती है। इसके लिए कम से कम 6 सांसदों की और मौजूदगी जरूरी है, यानी कि 80 के आंकड़े को पार करना पड़ेगा। तो या तो 10 और व्यवस्था किया जाए या फिर 6 तो जरूर व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ऐसे में ममता बनर्जी की सक्रियता कारगर साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सांसद हैं? 12। और जिस तरह ममता लड़ रही है, ममता के साथ वह 6 सांसद हैं। जब ममता कहेंगी वह इस्तीफा देकर के किनारा कर लेंगे। किससे? मोदी सरकार से। यानी कि वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए काफी समय से उनकी चर्चाएं चल रही है। दिलीप घोष की तो तस्वीर भी आ गई ममता बनर्जी के साथ, यानी कि दिलीप घोष पुराने नेता है, आरएसएस के भी है और भाजपा के भी रहे, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया तो वह भाजपा छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि 7 लोग छोड़ जाएंगे। ऐसे में मोदी 240 से 234 पे आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में फिर जीत पाना मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भाजपा सरकार बनाने के हालात में नहीं होगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इस पर कब तक काम चलेगा, कब तक सोनिया गांधी इस पर सफल होगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। यह मत सोच लीजिए कि अभी मोदी सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल मत सोचिए। बने बनाए समीकरण बिगड़ जाएंगे, लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से कमजोर पड़ रही है और मौके पर अगर हथौड़ा चल गया तो सरकार गिर जाएगी, अन्यथा यह सरकार बहुत घातक साबित होगी। इसके लिए विपक्ष भी फूक फूक करके कदम रख रहा है। सोनिया गांधी जो सबसे समन्वय बनाने में कारगर साबित होती आई है आज तक, 10 साल यूपीए गवर्नमेंट सबको साथ लेकर के चलने का एक्सपीरियंस है, उस सोनिया गांधी को आगे इसीलिए आ रही है। सोनिया गांधी के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि कल भी लड़ी थी, आज भी लड़ूंगी और टक्कर दूंगी और सरकार को गलत नहीं करने दूंगी। तो फिर सरकार की चिंताएं बढ़ जाती है। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें कि पीएम मोदी चक्रव्यूह में फंस गए और सरकार तो जाएगी ही, जेल भी हो सकती है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों कि आप सोचिए, आरएसएस के मोहन भागवत का जो बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से मत देखिए, हमें भाजपा से कोई लेना देना अब नहीं है। यह बात प्रचारकों में यह संदेश यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अब काम नहीं करेंगे
और ना तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई बयान देंगे, जैसे पहले बयान के लिए सबसे पहले आ जाते थे ना। ये इन चीजों पर अब लगाम लगा दिया। इसके सूत्रधार राहुल गांधी है। राहुल गांधी का जर्मनी में दिया गया बयान आरएसएस पूरी तरह से हिल गया है कि अगर मोदी की सत्ता चली गई तो आरएसएस संगठन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राहुल छोड़ेगा नहीं। यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के कार्यकाल को याद कर लिया कि जैसे बेंड लगा था, इस बार अगर गांधी परिवार ने बेंड लगा दिया, कांग्रेस ने बेंड लगा दिया, तो फिर उसे उठ पाना मुश्किल हो जाएगा और कोई और ऐसी ताकत नहीं है जो केंद्र में सत्ता बदल सके कांग्रेस के अलावा। तो इससे वह डर करके अपने वजूद को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहा है आरएसएस। दूसरी तरफ अगर आरएसएस दूरी बना रहा है तो आरएसएस के लोग भी सरकार से दूरी बनाएंगे। ऐसे में धीरे धीरे वह सांसद का मोह भंग मोदी सरकार से हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगातार दबाया गया। अब सूचनाएं यह भी आ रही हैं, खबरें यह भी निकल रही हैं कि मोदी सरकार बड़े बड़े चेहरों को निकालने के कोशिश में लग गई है, जो नए साल की शुरुआत में निकालने का कार्य करेगी। यानी कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको भेज दिया जाएगा जो आरएसएस और भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं। यानी कि आरएसएस जो चाहता है कि उसके 30-40 लोग हैं, वैसे लोगों को निकाल ले कि मोदी सरकार को एक झटका लगे, गिर जाए। नरेंद्र मोदी भी निकालने के प्रयास में है। ऐसे में अगर विपक्ष सत्ता परिवर्तन कर दिया, इस कमजोरी का फायदा उठाकर के विपक्ष ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू भी लगे हुए हैं और सोनिया गांधी भी लगी हुई हैं, यह सफल अगर हो गया तो फिर सत्ता जाते ही मोदी शाह जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। कुर्सी तो जाएगी, जेल भी हो जाएगी फिर, क्योंकि इनके ऊपर जितना हमलावर है विपक्ष और जो जो आरोप लगा रहा है उसके प्रति एफआईआर दर्ज जरूर होगा। और एफआईआर होगा तो आरटीआई में यह निकला, आरटीआई इस बात की पुष्टि करता है कि एसआईआर में जो नाम कट रहे हैं, एसआईआर चल रहा है, वह चुनाव आयोग का फैसला नहीं, सरकार का फैसला है। सोचिए, तो इस आरोप में या डिग्री के आरोप में या बाकी घोटालों के आरोप में या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नए नए कानून ला करके जमीन अधिग्रहण का मामला, यह सब मोदी सरकार को जीने नहीं देगा। ऐसे में खौफ में है मोदी सरकार की सत्ता जानी नहीं चाहिए, उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है और अब तक, लेकिन सहयोगियों को खुश नहीं कर पा रही है, इसलिए कि उसका खजाना खाली है, जो था सब बेच दिया। भाजपा का खजाना तो भर गया, लेकिन सरकार का खजाना खाली हो गया और यह देश में ज्यादातर कब्जा उद्योगपतियों का हो गया। उद्योगपति कब तक बचाएंगे यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन सहयोगियों का पेट उद्योगपति नहीं भरेंगे, जो भरेंगे मोदी का भरेंगे और मोदी का खजाना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सहयोगी नाराज हो रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम चंद्रबाबू नायडू है। और चंद्रबाबू नायडू वह कड़ी बनकर के उभर गए कि चंद्रबाबू नायडू गए तो मोदी की सत्ता चली जाएगी। नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए हैं, क्या होगा नहीं होगा यह वक्त बताएगा। नीतीश कुमार कितना कारगर साबित हो पाएंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन 33 सांसद गायब हो जाएंगे अगर, जो 18 चंद्रबाबू नायडू के शिकंजे में, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के, 18 चंद्रबाबू नायडू के इशारे पे है। और लेकिन जो 12 वाला समीकरण है, जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साफ दिख रहे हैं कि घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और बीएमसी चुनाव भाजपा के साथ नहीं लड़े, और दूसरी तरफ नवीन पटनायक 4 सांसदों के साथ वह इंडिया गठबंधन में आने को और समर्थन देने को तैयार है। तो ऐसे में जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल के लिए अखिलेश यादव काफी है साथ लाने के लिए, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, भाजपा के नाम पर उन्हें वोट नहीं मिल पाएगा। ऐसे में यह 33 सांसद अगर चंद्रबाबू नायडू, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के प्रयास से हो जाते हैं और ममता बनर्जी 6 सांसदों को अगर भारतीय जनता पार्टी के तोड़कर अपने टीएमसी में शामिल करने में सफल हो जाती है, जो तैयार बैठे हुए हैं, काफी समय भी इसकी खबरें चली थी, तो फिर
नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बचेगी। इसके अलावा और विपक्ष के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, वह समझता है कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचा रहेगा तभी उसकी राजनीति बचेगी, तो उसे यह प्रयास और यह काम करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जिस पर काम करता हुआ विपक्ष बड़ी सक्रियता से एकजुट होकर के नजर आ रहा है। यह जो समीकरण आया, यह समीकरण पर चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में नहीं, सिक्योर होकर के कि हाँ, यह 33 का आंकड़ा जो है यह कंफर्म होना चाहिए। अगर यह कंफर्म नहीं है तो मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, हुआ तो मोदी का साथ छोड़ेंगे। तो इसके लिए नायडू का भी प्रयास और इसके लिए इंडिया गठबंधन को भी प्रयास करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि यह लोग कितना सफल होते हैं, लेकिन प्रयास जारी है और यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी शाह कभी सोचे नहीं थे राहुल सोनिया मिलकर के बीजेपी आरएसएस दोनों का यह हाल कर देंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सोनिया गांधी 80-81 की उम्र में इतना एक्टिव हो जाएंगी, इसकी कल्पना भी इन लोगों ने नहीं की थी। राहुल गांधी तो पहाड़ की तरह मोदी शाह के लिए खड़े हो गए हैं, जिस चट्टान को हिला पाना इनके बूते में दम नहीं रहा। इसीलिए नेशनल हेराल्ड केस में इतना इंटरेस्टेड सरकार हुई और ईडी हुई, क्योंकि उसके जरिए एक अफवाह फैला करके इन्हें आरोपी साबित कर जेल में डालने की लाख कोशिशों के बाद नाकामयाबी हाथ लगी। जिस तरह 12 सालों तक इस केस को उलझाए रखा गया और इसका प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे, भाजपा करती रही, और जिस समय वक्त वक्त पर प्रताड़ित किया गया, सोनिया गांधी को इस उम्र में भी 50-50 घंटे बैठ करके ईडी के सामने सवालों के जवाब देने पड़े, राहुल गांधी को देने पड़े, बदनाम किया गया। लेकिन किस मिट्टी के यह गांधी परिवार बना हुआ है कि इनके सामने हिला नहीं, झुका नहीं और चुनौती देता रहा, पहाड़ बनकर के खड़ा रहा। लेकिन अब राहुल गांधी इतने तप से गए हैं कि मोदी शाह और आरएसएस तीनों के तीनों खौफ में जी रहे हैं। आरएसएस यह समझ गया कि अगर हमने भाजपा से की लालच की, सत्ता की लालच की, तो हमारा संगठन समाप्त हो जाएगा। तो मोहन भागवत को यह बयान देना पड़ा कि भाजपा के चश्मे से आरएसएस को ना देखे। भाजपा क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उससे कोई ताल्लुकात अब आरएसएस का नहीं है। यानी कि पहले था, अब नहीं है। लेकिन नाराजगी है कि इन दो गुजरातियों ने आरएसएस के वजूद को मिटाने का एक रास्ता विपक्ष को दिखा दिया है, वह भी राहुल गांधी जैसे शख्स को। और राहुल गांधी के हर बयान में जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके तार आरएसएस से जुड़ते नजर आते हैं। यानी कि गुनाहगार सबसे बड़ा आरएसएस ही वह जड़ है जो जिसकी पनप और डाल भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में आरएसएस को किनारा करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और भाजपा के ऊपर पूरी तरह से नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कब्जा भी कर रखे हैं। पूरी तरह से कब्जा है, आरएसएस का नहीं चल रहा है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त 2014 तक आरएसएस का कब्जा था। इसीलिए भाजपा सत्ता में भी रही, विपक्ष में भी रही, लड़ भी रही थी, वोट भी मिल रहे थे। लेकिन अब दोनों चीजें गायब हो गई। लड़ नहीं रही है, साजिश कर रही है, वोट नहीं मिल रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। और इस बात को विपक्ष घर घर तक पहुंचाने में सफल हुआ है। राहुल गांधी ने एक चिंगारी उत्पन्न कर दी है आम बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक की वोट चोरी हो रही है। जनता वोट नहीं दे रही है, लेकिन वोट चोरी से सरकार बन रही है। असंवैधानिक सरकार इस देश में चल रही है। इस बात को प्रूफ 3 बार राहुल गांधी ने किया। अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रेजेंटेशन दिया, इस बात की पुष्टि की कि वोट चोरी कैसे हो रही है। और जब वह पकड़ा गया तो एसआईआर का झुंझुना देश में आया। 15 से 20 करोड़ लोगों के नाम पूरे देश में काटने का यह प्री प्लान है, जिसमें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वीकार किया
कि 4 करोड़ वोट कटे हैं जिसमें 85% भाजपा के हैं, तो वह गलती हो गई। इसलिए सुधार करने के लिए 26 दिसंबर तक का वक्त ले लिया। किसने? चुनाव आयोग। लेकिन बाकी के राज्यों को वक्त नहीं मिला। ऐसे में मोदी और शाह की छुट्टी भी हो सकती है और मोदी और शाह को जेल भी हो सकती है सत्ता जाने के बाद, क्योंकि बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया, चुनाव आयोग या ब्यूरोक्रेसी यह ना समझे कि वह बच जाएगी। नरेंद्र मोदी ने जो सुरक्षा कवच चुनाव आयोग को दिया है कि कोई केस नहीं होगा, तो वह कानून खत्म भी किया जा सकता है और कानून खत्म होने के बाद केस भी होगा, जेल भी होगा। इस बात के खौफ में चुनाव आयोग भी जी रहा है। समझ नहीं आ रहा उसे क्या करे ना करे, लेकिन उसके ऊपर जो शिकंजा है वह उससे गलत काम करवा रहा है, यह प्रतीक हो रहा है। नहीं तो न्यायपालिका भी न्याय देने से क्यों घबराता। यानी कि इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। लोकतंत्र और संविधान को नहीं माना जा रहा है, अन्यथा यह सारी चीजें नहीं होती। एसआईआर की इजाजत चुनाव आयोग को संविधान नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह करवा रहा है। इसी देश के नागरिक को कह रहा है तुझे नागरिकता साबित करनी होगी। दुर्भाग्य यह है कि आज तक किसी भी सरकार ने नागरिकता कार्ड नहीं दिया है किसी को भी, और जो डॉक्यूमेंट बनाई है हर डॉक्यूमेंट सबके पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, लेकिन उसे मानने से इनकार कर सकता है। सोचिए और क्या ला करके आप देंगे। इस मोड़ पर यह सरकार खड़ी है। देखते हैं मोदी शाह दोनों कब तक इस खेल को खेलते हैं और सरकार की छुट्टी कब होती है। लेकिन 33 सांसद अगर हुए गायब तो मोदी सरकार भी हो जाएगी गायब और जेल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। तो इंतजार कीजिए, वक्त बहुत बलवान है और वक्त बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। इसी बात का खौफ और डर मोदी सरकार में समाया हुआ है, जो एक चिंता में डाल रहा है इस सरकार को। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।